नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कछवा वंश के विषय में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कछवा और मीणाओं के बीच में जो संबंध था उस विषय में, और आज हम चर्चा करेंगे कछवा वंश जो आमेर के राजा थे उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि एक नरवर का शासक था। नरवर एमपी के अंदर पड़ता है, एमपी के जंगलों में। उनका शासक था सोडाराव और उसका पुत्र था दूलेराव। तो दूलेराव, जब सोडाराव की मृत्यु हो जाती है तो इसकी सोडाराव की पत्नी जो है अपने पुत्र दूलेराव को लेकर के आलन सिंह के पास आती है और आलन सिंह के पास ये रहते हैं। उनको शरण स्थली मिलती है। उसके बाद में दूलेराव बड़ा होकर के आलन सिंह को और उसके साथियों को मृत्यु के घाट उतार देता है। उसके बाद में वहाँ पर शासन कर लेता है। तो सबसे पहले जो दूलेराव है वो संस्थापक है किस वंश का? संस्थापक है ये कछवा वंश का। कछवा वंश का जो शासक है वो है दूलेराय। तो हम दूलेराय के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आमेर के राज्य के बारे में आपको बताएं। प्राचीन काल में एक ढूंढ नामक नदी बहती थी, ढूंढ नदी। और इसके आसपास का जो क्षेत्र था, आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता था। इसको हम ढूंढाड़ के नाम से जानते थे। तो दूलेराय ने सबसे पहले, दूलेराव कौन था या दूलेराव इसको क्यों कहते थे? इसका बचपन का नाम तेजकर्ण था, तेजकर्ण। लेकिन ये दूल्हे जैसे भी इसमें दिखता था, यानी दूल्हे की तरह बिल्कुल सजा हुआ दिखता था, हमेशा दूल्हे की तरह गोरा चिट्टा व्यक्ति था। इसलिए इस कारण से इसको हम दूल्हेराव के नाम से भी जानते हैं। तो दूल्हेराव के नाम से इसलिए जानते हैं कि ये दूल्हे की तरह दिखता था, यानी इसका लुक जो बढ़िया था। लेकिन तेजकर्ण इसका जो है बचपन का नाम था। तो प्राचीन काल में ढूंढ नदी थी जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, और ढूंढ के आसपास के क्षेत्र का जो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र था वो ढूंढाड़ कहलाता था। यहाँ के राजा पहले मीणा थे, और जो दौसा है, दौसा के अंदर शासन था बड़गुजरों का। बड़गुजरों का शासन था। इन्होंने क्या किया? दूलेराय ने बड़गुजरों को पराजित किया। इनको पराजित करके अपनी प्रथम जो राजधानी है वो दौसा को बनाया। दौसा इनकी प्रथम राजधानी थी कछवाओं की। उसके बाद में क्या होता है कि कछवा जो है ये रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ के मीणाओं को हरा देते हैं, और उन्हें हराने के बाद में वहाँ पे अपने राज्य को स्थापित करते हैं और रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। और रामगढ़ के अंदर ही एक इनकी जो कुलदेवी थी जमवाय माता, जमवाय माता का ये वहाँ पे मंदिर बनाते हैं। और इस मंदिर की वजह से ही आज जो रामगढ़ है इसको जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले दूलेराय ने दौसा के बड़गुजरों को हराया और वहाँ पर अपने राज्य की स्थापना करनी। अपने राज्य का मतलब वहाँ पे इन्होंने राजधानी बनाई। उसके बाद में जो रामगढ़ है वहाँ पे इन्होंने मीणाओं को हराया, और मीणाओं को हराने के बाद में वहाँ पर एक जमुआई माता का नाम किसी मंदिर इन्होंने बनाया। और इस मंदिर के अंदर है जो है, इसी वजह से इसको रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कछवा अपने आप को भगवान रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र, और ज्येष्ठ पुत्र थे कुश। लव और कुश दो पुत्र थे, उनमें से कुश थे। उनके वंशज ने, थोड़ा सा इनके बीच में मैं परिचय करवा देता हूँ आपका। तो कुश के वंशज ने नरवर एमपी के अंदर एक राज्य की स्थापना करी, और उन्हीं में से एक शासक था सोडाराव, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और सोडाराव का पुत्र था दूलेराव, और दूलेराव का पुराना नाम था तेजकर्ण, बचपन का नाम। दूल्हे की तरह दिखाई देने से इसको दूलेराव के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सोडाराव की मृत्यु हो जाती है, और सोडाराव की मृत्यु होने के बाद में इसकी जो पत्नी है वो दूलेराय को लेकर के, इसका चाचा है वो वहाँ का राजा बनता है, और दूलेराय को लेकर के वो एक आलन सिंह मीणा के पास पहुँचती है।
जब उसे पता चलता है कि इनके कुल के बारे में कि ये राजपुत्र हैं, तो वो इनको अपना भाई मानता है और इनकी माँ को अपनी बहन बना लेता है। लेकिन बाद में उसी के साथ ये मार करके वहाँ का शासन और अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है। उसके बाद ये अपने आप को कुश वंशज मानते हैं। तो नरवर के जंगलों में उन्होंने कछवा वंश की स्थापना करी, कुश के वंशज ने। उसके बाद में यहाँ होता है, आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो फिर बाद में दौसा के बड़गुजरों को हराते हैं। उसके जस्ट बाद में ये जो रामगढ़ के मेणा हैं उनको हरा करके रामगढ़ पे अपना करते हैं शासन। तो पहली राजधानी इनकी दौसा, फिर उसके बाद में रामगढ़, और रामगढ़ के बाद में फिर ये आमेर मांझी है जयपुर के अंतर्गत। वहाँ के मेणाओं को हरा करके ये जयपुर में भी यानी आमेर में शासक बनते हैं। अब इनके कुछ मुख्य मुख्य शासकों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी पहली राजधानी 1137 में दौसा में स्थापित की। उसके बाद दुलेराय का वंशज, दुलेराय का पुत्र था कोकिलदेव। दुलेराय का पुत्र था कोकिलदेव, और कोकिलदेव ने 1207 में आमेर के मेणाओं को हराया। आमेर के मेणाओं को पराजित किया और पराजित करके अपनी राजधानी बनाई आमेर को। और इन्होंने अपना विस्तार जो है जयपुर और शेखावटी तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ तक आमेर राज्य का विस्तार था, शेखावटी तक। और शेखावटी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू। ये 3 जिले इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में आगे चलते, आमेर के एक शासक थे पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा ये 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो जो 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज कछवाहा ने भाग लिया था और ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये वीरगति को प्राप्त हो गई। ये राणा सांगा के सामंत थे। ये राणा सांगा के सामंत थे और इनके पुत्र थे 12 पुत्र थे, और 12 पुत्रों को इन्होंने अपने राज्य को बांट दिया था 12 पुत्रों के अंदर। इसी कारण से आमेर जो रियासत है उसे 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 12 कोटड़ी। बारह कोटड़ी के नाम से जाना जाता है क्योंकि पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों में इसको बांट दिया था राज्य को। इस वजह से इसको 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। करते हैं हम रतन सिंह कछवाहा की। रतन सिंह कछवाहा कौन थे? इन्होंने सबसे पहले अफगान शासक था एक, अफगान शासक शेर शाह सूरी की 1544 में अधीनता स्वीकार कर ली थी। रतन सिंह ने 1544 में अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। और इन्हीं के काल में सांगा कछवाहा ने सांगानेर व शेखाराव ने शेखावटी की स्थापना की। यानी सांगानेर बसाया और उसने शेखावटी बसाया। ये राज्य करना चाहता है, राजा बनना चाहता है। तो एक व्यक्ति थे भारमल।
भारमल ने आस्करण को प्रलोभन दिया कि तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, तुम रतन सिंह को अपने रास्ते से हटा दो। तो भारमल के कहने पर जो आस्करण था, आस्करण कछवाहा ने क्या किया, रतन सिंह को जहर दे दिया। और जब रतन सिंह को जहर दे दिया तो रतन सिंह की मृत्यु जो है 1547 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, राज खाली हो गया। तो भारमल ने क्या किया कि जो आस्करण था उसी को अपराधी बना दिया जनता के सामने। जनता से कहा कि इसने है जो जहर दे दिया रतन सिंह को और इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में जनता उससे विरोध में हो गई, विपक्ष में हो गई और भारमल स्वयं राजा बन गया। जब भारमल स्वयं राजा बना तो उसके सामने दो स्थितियां सामने आई, दो परेशानियां थी। पहली परेशानी तो ये थी कि जो मीणा थे, मीणा जो राजा थे पूर्व के, वो अपना राज्य वापस चाहते थे। और दूसरी ये थी कि जो आस्करण था, आस्करण को जो प्रलोभन दिया गया था, तो आस्करण भी चाहता था कि मैं राजा बनूं क्योंकि वास्तविक अधिकार मेरा था, लेकिन इसने छीन लिया। तो ये भी इसके विपक्ष में था और ये मीणा भी इसके विपक्ष में थी। ये कभी भी इसके ऊपर आक्रमण कर सकते थे और घर में कई तरह की कलह चल रहे थे। ऐसे कलह से बचने के लिए भारमल किसी ताकतवर व्यक्ति की तलाश में था। तभी उसे पता चला कि जो अकबर हैं, दिल्ली के बादशाह हैं, वो अजमेर दरगाह में जियारत करने जा रहे हैं। तो ये दौड़े हुए भारमल सीधे चले जाते हैं अकबर के पास, जो सांगानेर के अंदर वो ठहरते हैं। तो सांगानेर में अकबर के पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, अर्थात मैं आपसे आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूँ। तो 1562 में ये जो भारमल है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अकबर की अधीनता, और वो भी स्वेच्छा से, यानी अपनी स्वेच्छा से यह इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो जब भारमल के सामने दो परेशानियाँ थी। एक थी कि जो मीणा थे वो अपना राज्य वापस लेना चाहते थे, दूसरा था कि आस्करण जो है वो अपने राज्य को हथियाना चाहता था, क्योंकि आस्करण को इसने जनता के सामने हत्यारा साबित कर दिया था। इस वजह से दोनों ही इसके ऊपर विरोधी थे और इसके साथ ही घर क्लेश भी चल रहा था। तो ये भारमल चाहता था कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ताकतवर हो और मुझे ऐसी समस्याओं से बचाए रखे। तो उसी समय दिल्ली का बादशाह था अकबर, और अकबर जो था उसने एक सुलह कुल की नीति चलाई थी। सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति का मतलब था कि वह पड़ोसी राज्य पर या तो राजी से वो मान जाए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं करता है तो उसका दमन कर दिया जाए। ये सुलह कुल की नीति थी अकबर की। तो अकबर की बात को लेकर के जब अकबर इस नीति को सिद्ध करने के लिए अपने जो अजमेर की दरगाह है वहाँ पर जियारत करने के लिए प्रस्थान करता है दिल्ली से, और इस बात का पता चलता है भारमल को। तो जब अकबर का स्थान, अकबर का रुकने का जो ठहरने का स्थान था वो सांगानेर था। तो ये सांगानेर में पहुंच जाता है कौन? भारमल। भारमल सांगानेर में पहुंच जाता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है कि जब मैं आपके राज के नीचे या आपके अधिकार के नीचे मैं राज्य करना चाहता हूं, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करता है अकबर की। अकबर आगे के लिए चला जाता है, ये वापस लौट आता है। लेकिन बाद में इसके विचार आता है कि मान लीजिए अपने आपत्ति काल में अकबर अपनी सहायता करेगा या नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो तभी वह जब अकबर वापस लौट रहा था और वापस लौट करके वो सांबर पहुंचा, सांबर जयपुर जिले में पड़ती है सांबर। तो जब सांबर पहुंचा तो वहाँ उसने डेरा डाला था रुकने के लिए। उस समय ये वहाँ पहुंच जाता है भारमल, और अपनी पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह यह अकबर के साथ कर देता है। अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 6 जनवरी 1562 में अकबर के साथ कर देता है। किसकी मदद से? मजनू खां चगताई की मदद से। मजनू खां चगताई की मदद से तो उससे विवाह कर देता है 1562 के अंतर्गत। और फिर अपने पुत्र, अब इसी विवाह के दौरान अपने पुत्र थे भगवंत दास
भगवंत दास व अपने पुत्र तो भगवंत दास और पौत्र थे मान सिंह, इनको अकबर के दरबार में नियुक्त कर देता है। जो हरकाबाई है, हरकाबाई को अकबर मरियम उज्जमानी की उपाधि देता है और इसी से सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म होता है और वही अकबर के बाद में अकबर की सल्तनत का उत्तराधिकारी बनता है। तो आज हमने भारमल तक का विषय में जाना। आगे हम वीडियो में इससे आगे के सभी राजाओं के विषय में जानेंगे जो जयपुर और आमेर रियासत से जुड़े हुए थे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।